हेलो माय ऑसम स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। क्लास 10 मैथ्स के अभी तक हम एनसीईआरटी के 3 चैप्टर्स का कंप्लीट एनसीईआरटी सॉल्यूशन कर चुके हैं। एक एक क्वेश्चन को डिटेल में विद एक्सप्लेनेशन हम समझ के कर चुके हैं लास्ट वीडियोस में, ठीक है। सो इस वीडियो में हम बात करेंगे 10 ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज क्वेश्चंस की चैप्टर नंबर 1 टू चैप्टर नंबर 3 के, जो आपके हर साल एग्जाम में रिपीट होते हैं। सो वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत कीजिएगा, पूरा एंड तक वीडियो को देखिएगा, बिकॉज ये क्वेश्चंस आपके समर वेकेशन से पहले जो स्कूल के एग्जाम्स होते हैं उनमें भी आपके बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाले हैं, राइट। सो स्टार्ट करते हैं फटाफट से वीडियो को। स्टार्ट करते हैं अपने सबसे फर्स्ट क्वेश्चन से, जो आपका फर्स्ट चैप्टर का है और बहुत ज़्यादा रिपीट होता है इस टाइप का क्वेश्चन। देखो, इसी टाइप का क्वेश्चन आपका 2016, 18 और 20 में आपका रिपीट हुआ है, ठीक है। इसमें उन्होंने क्या चेक किया है कि आपको रैशनल और इरैशनल नंबर का कॉन्सेप्ट कितना पता है। क्या पूछा है उन्होंने, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इरैशनल नंबर। मतलब हमें बताना है कि इनमें से कौन सा नंबर हमारा इरैशनल नहीं है, ठीक है। इरैशनल नहीं है मतलब हमें रैशनल नंबर बताना है। तो मतलब अगर आपको पहले रैशनल और इरैशनल नंबर्स का कॉन्सेप्ट अच्छे से पता होगा तभी आप इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं, ठीक है। एक चीज़ हमें पता है कि रैशनल नंबर्स कौन से होते हैं जिनको हम p बाई क्यू की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, और इरैशनल नंबर्स कौन से होते हैं जिनको हम p बाई क्यू की फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते, ठीक है। देन बारी आती है इसके डेसिमल एक्सपेंशन की। अगर डेसिमल एक्सपेंशन के टर्म्स में अगर हम बात करें तो डेसिमल एक्सपेंशन के टर्म्स में जैसे 0.5 है जिनका डेसिमल जो है एक्सपेंशन टर्मिनेट हो जाता है, या फिर हमारे पास इस टाइप के नंबर्स 1.41414 जिनका डेसिमल एक्सपेंशन जो है वो टर्मिनेट तो नहीं होता लेकिन डिजिट्स खुद को क्या करते हैं, रिपीट करना स्टार्ट कर देते हैं। वो कैसे होते हैं, रैशनल नंबर्स होते हैं। सो इरैशनल नंबर्स की अगर हम बात करें डेसिमल एक्सपेंशन की फॉर्म में, तो इरैशनल नंबर्स कैसे होते हैं, जिसके अंदर डिजिट्स हमारे डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग हो और डिजिट्स जो हैं वो कैसे हो, नॉन रिपीटिंग हो। मतलब देखो 0 1 0 3 4 डिजिट्स रिपीट नहीं कर रहे ना खुद को, तो ऐसे नंबर्स कैसे होते हैं, हमारे इरैशनल नंबर्स होते हैं। नेक्स्ट, रूट के जितने भी नंबर्स होते हैं, हमने अपने क्वेश्चंस में भी पढ़ा कि ये सारे क्वेश्चंस हैं, ये सारी वैल्यूज़ हमारी कैसी होती हैं, इरैशनल नंबर्स होते हैं, राइट। एक क्वेश्चन आपके पास 1/√7 भी है आपकी एक्सरसाइज में, तो ये सारे नंबर्स हमारे कैसे होते हैं, इरैशनल नंबर्स, ठीक है। तो अब डेफिनेशन के बेस पे चेक करते हैं कि कौन सा रैशनल है और कौन सा हमारा इरैशनल नंबर है, ठीक है। तो चेक करते हैं। देखो इसके अंदर क्या हो रहा है, डिजिट्स डेसिमल एक्सपेंशन के बाद खुद को रिपीट करें नहीं कर रहे, और ना ही ये एंड हो रहा है, तो यानी कि ये कैसा नंबर है, हमारा इरैशनल नंबर है, राइट। इसी तरह से 2 + 2√4 ये भी कैसा हो गया, यानी कि इरैशनल नंबर हो गया, क्योंकि इस टाइप के तो हमने पढ़े हुए हैं ना, ये सारे कैसे होते हैं, हमारे इरैशनल नंबर्स होते हैं। अब खाली 2√2 है, ये भी हमारा कैसा होता है, इरैशनल नंबर होता है। तो यानी कि इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया, नन ऑफ दिस। इनमें से कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो हमारा इरैशनल ना हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं सेकेंड एमसीक्यू पर। सो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, HCF बताना है हमें। 280 और 245 का HCF क्या होगा, ठीक है। तो अगर इनका हमें HCF निकालना है तो HCF निकालने के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, नंबर्स को किसकी फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं, उनके प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में। तो एक्सप्रेस कर दीजिए। सबसे पहले प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं 280 के। तो 280 के जब आप प्राइम फैक्टर्स निकालोगे तो प्राइम फैक्टर्स निकालते हुए क्या करना होता है, सबसे पहले सबसे छोटे प्राइम नंबर से डिवाइड करना है। तो 280 को मैंने 2 से डिवाइड किया तो आया 140, देन 40 को 2 से इट विल बी 70, देन अगेन 2 से डिवाइड करेंगे तो 35, देन 5 से करेंगे तो 7, और फिर 7 से करेंगे तो 7 1 7, ठीक है। तो ये हो गए हमारे प्राइम फैक्टर्स, राइट। अब कैसे लिखना है इनको, इनकी पावर्स की फॉर्म में। पावर्स की फॉर्म में कैसे लिखते हैं, 2 कितनी बार आ रहा है, 3 टाइम्स, तो यानी कि यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 3। ऐसे ही 5 कितनी बार है, 1 बार, तो 5 की पावर 1। ऐसे ही 7 कितनी बार है, 1 बार, तो 7 की पावर कितनी हो गई हमारी, 1। सिमिलरली अब हम प्राइम फैक्टर्स किसके निकालेंगे, 245
5 के। ठीक है, आप देख रहे हो कि जो 245 है ये हमारा 2 पर डिवाइड नहीं होगा, हमें इसको सबसे पहले सबसे छोटे प्राइम नंबर से डिवाइड करना होता है, जिस प्राइम नंबर से ये कम्प्लीटली डिवाइड हो जाए। तो 2 पर तो ये कम्प्लीटली डिवाइड होगा नहीं, ना ही ये 3 पर होगा। तो किसकी बारी आती है? 5 की। तो 5 4 था 20, देन 5 9 था 45, देन 5 के बाद नेक्स्ट प्राइम नंबर क्या है? 7, 7 7 था 49 एंड 7 1 था 7। आपको हर स्टेप पर चेक करना है। जैसे यहाँ 49 आया था, हो सकता है कि कैलकुलेशन करके यहाँ पे 45 आता, तो आप इसको किससे डिवाइड करते? दोबारा से 5 से। तो आपको हर स्टेप पे चेक करना है कि ये कौन से सबसे छोटे प्राइम नंबर से डिवाइड होगा, कंप्लीटली डिवाइड होगा, मतलब रिमाइंडर जो है वो क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा, राइट। अब यहाँ पर देखो ये क्या है? 5 की पावर 1 और 7 कितनी बार आ रहा है? 7 आ रहा है मेरा 2 टाइम्स। ठीक है, तो 7 2 टाइम्स हो गया। अब आती है बारी इसका HCF निकालने की। HCF क्या होता है हमारे पास? हमें कॉमन नंबर्स ढूंढने हैं सबसे पहले। कॉमन नंबर्स मतलब 5 और 7 ये दोनों कॉमन नंबर्स हैं, मतलब जो दोनों में आ रहे हो, दोनों टर्म्स में नंबर्स आ रहे हो, वो नंबर्स ढूंढने हैं हमने। जैसे 2 है, 2 दोनों में नहीं आ रहा ना, तो हमने सिर्फ कॉमन नंबर्स ढूंढने हैं। और कॉमन नंबर्स की हमने छोटी पावर लेनी है। जैसे 5 है, 5 की पावर दोनों में सेम है, 1 है, तो यहाँ पे हमने लिख दिया सिंपली 5 की पावर 1। लेकिन 7 की जो पावर है वो इसके पास 1 है, इसके पास 2 है, तो छोटी पावर क्या है? 1 है। तो यहाँ क्या लिखेंगे? 7 की पावर 1 और इन दोनों नंबर्स को कर देंगे मल्टीप्लाई, तो 7 5 था कितना आ गया हमारे पास? 35। सो ये हो गया हमारा करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन पर। सो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन देखो, क्योंकि हम इस चैप्टर में सिर्फ MCQs डिस्कस करें ना, इसलिए मैं आपको बड़े क्वेश्चंस नहीं कराऊंगी। जैसे कि जो रिपीटेड क्वेश्चंस आपके हैं, जैसे कि आपका जो ये फिक्स क्वेश्चन है, जो आपके क्वेश्चंस हैं √2 √5 आपको इर्रेशनल प्रूव करने हैं, या फिर आपको 3 + 2 √5 इर्रेशनल प्रूव करना है, ये सारे क्वेश्चंस आप चैप्टर की वीडियो में से जा करके समझ सकते हैं। इस वीडियो में हम सिर्फ MCQs करें तो ये बड़े क्वेश्चंस आपके MCQs में नहीं आते, ये आपके 3 मार्क्स या 5 मार्क्स में क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, MCQs में आपके पास इसी टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं, या तो आपके पास HCF और LCM निकालना आता है, या फिर नंबर्स को प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में एक्सप्रेस करना, या फिर जैसे अभी हमने किया कि वो आपसे पूछेंगे कि ये नंबर रैशनल है या इर्रेशनल है या कुछ भी है। एक क्वेश्चन और होता है जो बहुत ज़्यादा रिपीट होता है, वो होता है 2.35 बार लगा हुआ होता है। इस बार का क्या मतलब है कि ये जो नंबर है इसको हम क्या लिख सकते हैं? डिजिट्स खुद को रिपीट करें और नॉन टर्मिनेटिंग है। तो ये मैंने आपको बता दिया ये कैसे होते हैं हमारे रैशनल नंबर्स। ठीक है जी, डन। आगे बात करते हैं अपने क्वेश्चन की। अब इसमें उन्होंने क्या बोला है? एक्सप्रेस 429 एज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। इसको हमने प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। प्राइम फैक्टर्स क्या होते हैं? जो अभी हमने बनाए कि सबसे पहले हमने इसको सबसे छोटे प्राइम नंबर से कंप्लीटली डिवाइड देखना है। कंप्लीटली किससे डिवाइड होगा? मतलब रिमाइंडर कब 0 आएगा। 2 से करेंगे तो 2 से तो ये डिवाइड होने नहीं वाला कंप्लीटली, तो 3 से करके देखते हैं। तो 3 से जब आप इसको करोगे तो आपको मिलेगा 143। मतलब आपको करना क्या है? 429 को डिवाइड करना है किससे? 3 से। जब आप डिवाइड करोगे तो यहाँ पे आपके पास ये वाली डिवीज़न तो सबको आती है, राइट। सो आपको यहाँ पर क्या मिलेगा? 143। ठीक है, अब ये 143 जो है ना 3 से डिवाइड होगा, ना 5 से, ना 7 से, और हम किस से डिवाइड करेंगे नेक्स्ट? इसको 11 से। ऐसे ही जब आप 143 को 11 से डिवाइड करोगे तो आपको यहाँ पर मिलेगा आंसर 13, देन 13 1 था 13। सो आपको प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखना है, मतलब ये प्राइम फैक्टर्स का प्रोडक्ट हो गया। प्रोडक्ट कर दिया ना हमने, ये मल्टीप्लिकेशन कर दी, मतलब प्रोडक्ट कर दिया प्राइम नंबर्स का। तो यानी कि करेक्ट ऑप्शन आपका क्या हो गया? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट MCQ। बात करते हैं आपने फोर्थ क्वेश्चन की। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन में देखो क्या है? सम ऑफ जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिस इज गिवन बाय। इनमें से कौन सा ऑप्शन होगा जिससे आपका जीरोज का क्या निकलेगा? सम निकलेगा। देखो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा रिपीट होता है, खाली सम पूछ लेंगे या प्रोडक्ट पूछ लेंगे या आपसे दोनों चीज़ें पूछ लेंगे, बहुत ज़्यादा रिपीट होता है ये क्वेश्चन। तो देखो आपको पता है सेकंड चैप्टर में आपने पढ़ा है कि सम ऑफ ज़ीरोज़ का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है हमारा? -b/a। ठीक है, और मैंने आपको अच्छे से समझाई थी ये चीज़ कि हमारे पास a, b और c क्या होता है? ये ax² + bx + c है, स्टैंडर्ड फॉर्म है हमारी।
पॉलिनोमियल की, ठीक है। इस स्टैंडर्ड फॉर्म से हम ABC की वैल्यूज़ फाइंड आउट करते हैं, सिखाई थी आपको निकालनी वैल्यूज़, तो यहाँ से निकाल दो, पुट कर दो। इसके साथ कुछ नहीं है तो यानी कि क्या है वैल्यू 1, इसके साथ कुछ नहीं है तो यानी कि वैल्यू क्या है 1, तो यानी कि A की वैल्यू कितनी आ गई, A इज़ इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास 1 आ गया। और B क्या बन गया, B को आप ध्यान से देखना, B स्टूडेंट्स गलती करते हैं लिखने में, B 1 नहीं है, B कितना है हमारा -1 है, क्योंकि स्टैंडर्ड में प्लस का साइन है और हमें माइनस का दिया हुआ, तो B की वैल्यू कितनी हो गई -1 हो गई, ठीक है। तो यहाँ पे इक्वल टू ये माइनस लगाना है पहले फॉर्मूले का, राइट। देन B की वैल्यू पुट करनी है ब्रैकेट लगा करके -1 एंड देन डिवाइडेड बाय A कितना हो गया हमारा 1 हो गया, ठीक है। अब माइनस और माइनस मल्टीप्लाई हो रहा है तो कितना हो जाएगा 1/1, तो आंसर कितना आ गया हमारे पास 1। सो यानी कि करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया हमारा, ऑप्शन नंबर A, ठीक है। सेकेंड चैप्टर का नेक्स्ट MCQ करते हैं। सो नेक्स्ट 5th क्वेश्चन देखो, इसके अंदर क्या है, पॉलिनोमियल दिस हैज़ मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस। इस पॉलिनोमियल की मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस कितनी होंगी, ये एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में ज़रूर पूछा जाएगा, राइट। कुछ भी आपको पॉलिनोमियल दे देंगे, ठीक है। अभी इन्होंने स्टैंडर्ड फॉर्म दी है, देन आपको कोई भी पॉलिनोमियल लिख करके दे देंगे और पूछेंगे कि आपको इसकी मैक्सिमम नंबर ऑफ ज़ीरोज़ बतानी है। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ ज़ीरोज़ का जो फॉर्मूला होता है हमारे पास, वो मैंने आपको चैप्टर समझाते हुए भी समझाई थी चीज़, दैट मैक्सिमम नंबर ऑफ ज़ीरोज़ इज़ इक्वल टू हाईएस्ट डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है। जो भी पॉलिनोमियल की हाईएस्ट डिग्री होगी उसके पास उतने ही नंबर ऑफ क्या होंगे, ज़ीरोज़ होंगे, ठीक है। अब इसकी हाईएस्ट डिग्री कितनी है, इसकी हाईएस्ट डिग्री 2 है, तो यानी कि नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ कितनी होंगी, नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ भी हमारे पास 2 होंगी। अगर आपके पास इस तरह से कोई पॉलिनोमियल लिख करके दे दें 2x³ + 3x² + 3, तो इसकी हाईएस्ट नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ कितनी होंगी, क्योंकि इसकी हाईएस्ट डिग्री 3 है तो इसके पास नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ कितनी होंगी, 3 ज़ीरोज़ होंगी, ठीक है। या फिर एक क्वेश्चन जो आपका MCQ में बहुत ज़्यादा आता है वो आपका ये ग्राफ वाला आता है। इस ग्राफ में वो पूछेंगे कि कितने नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ हैं। नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ ग्राफ से कैसे निकालते हैं, जितनी भी बार वो x एक्सिस को इंटरसेक्ट करता है उतने ही नंबर ऑफ़ क्या होती हैं इसके पास, ज़ीरोज़ होती हैं। यानी कि इसके पास कितनी ज़ीरोज़ हैं, हमारे पास टोटल 4 ज़ीरोज़ हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट MCQ पर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में देखो क्या बोला है उन्होंने, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज सम एंड प्रोडक्ट। देखो वही बात की ना मैंने आपसे जब कहा कि आपको ये वाला क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, सम और प्रोडक्ट, अब दोनों की बात कर दी उन्होंने ज़ीरोज़ के, तो ज़ीरोज़ का सम दिया हुआ है आपको कितना 3 और प्रोडक्ट कितना दिया हुआ है आपको, प्रोडक्ट दिया हुआ है हमें 1। तो सम का फॉर्मूला क्या होता है -b/a और प्रोडक्ट का फॉर्मूला कितना होता है c/a। अब दोनों के डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो मतलब दोनों के डिनोमिनेटर में क्या है 1 है। रेशियो को कंपेयर कर लो, यहाँ से a की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ की a इज़ इक्वल टू 1 आ गया, ठीक है। अब b की बारी आती है, जब आप b को ऊपर से ऊपर कंपेयर करोगे तो आपके पास क्या आएगा -b इज़ इक्वल टू 3, तो मतलब b की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास -3, -b इज़ इक्वल टू 3, तो b की वैल्यू कितनी आ गई -3। ऐसे ही अब ऊपर से ऊपर जब c की वैल्यू कंपेयर करोगे तो c की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास 1 आ जाएगी। अब आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है इसका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है वो क्या होती है ax² + bx + c। वैल्यूज पुट कर दो, a की वैल्यू आ गई 1 × x² प्लस b की वैल्यू कितनी है -3 × x प्लस c कितना है, c है मेरा 1, तो कितना हो गया x² - 3x + 1, ठीक है। देखो आपको कैसे ऑप्शंस में कंफ्यूज किया हुआ है, स्टूडेंट्स जनरली ये वाला ऑप्शन मार्क कर देंगे जबकि ये नहीं है। ध्यान से देखो x² - 3x + 1 है, आपका यहाँ पे -1 दिया हुआ है, तो यानी कि इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया, नन ऑफ दिस, राइट। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट MCQ पर। सो नेक्स्ट देखो थर्ड चैप्टर में लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशंस को सॉल्व करने का आपके पास सबसे सिंपल क्वेश्चन, आपको इसको सॉल्व करना है। मतलब आपको पता है सॉल्व करने का मतलब क्या होता है, आपने x और y की वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी,
ठीक है। सो इस स्टेटमेंट को देख के आपको क्या लग रहा है सबसे आसान मेथड? आपने 3 मेथड्स पढ़े, ग्राफिकल, सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन। ग्राफिकल में आपको पूरे इसके पॉइंट्स निकाल के ग्राफ बना के इसको सॉल्व करना पड़ेगा। 1 नंबर का क्वेश्चन है, इतना बड़ा टाइम तो आप लगाएंगे नहीं, ठीक है, ना ही ज़रूरत है। देन आती है बात सब्स्टिट्यूशन की। सब्स्टिट्यूशन में भी हमने क्या सीखा था कि यहाँ से x की वैल्यू निकाल के x = 14 - y, वो वैल्यू हम यहाँ पर पुट करेंगे, ठीक है। तो x की वैल्यू आप यहाँ पर पुट करोगी तो कितना आएगा, 14 - y = 4, राइट। सो 14 - y और -y कितना हो गया, -2y = 4। अब ये 14 इधर प्लस में है, इधर जा कर के किसका हो जाएगा, माइनस का। तो 4 - 14 कितना आ गया हमारे पास, -10। सो माइनस से माइनस कैंसल आउट हो गया। सो y = 10/2, यानी कि क्योंकि ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा था, डिनोमिनेटर में जाकर के राइट हैंड साइड पर शिफ्ट होकर के ये किस में हो जाएगा, डिवाइड में। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 5 आ गई। अब यही y की वैल्यू आप यहाँ इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो 14 - 5 कितना हो गया आपके पास, 9 बन गया, ठीक है। तो ये आपका एक्सरसाइज का क्वेश्चन भी, एक्सरसाइज में भी आपके पास ये सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही क्वेश्चन है। तो आपका करेक्ट आंसर कितना आ गया हमारे पास, x = 9। ध्यान से आंसर मार्क करना क्योंकि सारी वैल्यूज़ आपकी सेम है और कन्फ्यूजिंग है, ठीक है। तो क्या है, x की वैल्यू कितनी आई है, 9, और y कितना आया है, 5, लेकिन यहाँ y कितना है, -5। तो करेक्ट ऑप्शन आपका क्या हो गया, C हो गया, ठीक है। इसी क्वेश्चन को आप सबसे सिंपल मेथड आप एलिमिनेशन मेथड से भी सिंप्लीफाई कर सकते थे। एलिमिनेशन मेथड का फर्स्ट स्टेप क्या होता है कि आपको इनके कोफिशिएंट्स इक्वल करने होते हैं, ठीक है। कोफिशिएंट्स ऑलरेडी इक्वल हैं। सेकेंड स्टेप क्या होता है कि आपको सब्ट्रैक्शन करनी होती है, साइन चेंज करने होते हैं, राइट। सो साइन चेंज करेंगे यहाँ पे माइनस प्लस एंड दिस विल बी माइनस। सो ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, y + y कितना बन गया, 2y। दिस इज इक्वल टू 14 - 4 बन गया 10। सो सीधे सीधे आंसर आ गया y = 10/2, मतलब y की वैल्यू कितनी आ गई, 5 आ गई। यही y की वैल्यू 5 आप अपने किसी भी इक्वेशन में पुट कर देंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। तो x + 5 = y 14। सो ये 5 इधर जा करके राइट हैंड साइड शिफ्ट होकर के माइनस का हो जाएगा, तो x = कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करने का जो इजीएस्ट मेथड था वो था बाय एलिमिनेशन मेथड। बाकी आपकी मर्जी, आप सब्स्टिट्यूशन लगाओ, आप ग्राफिकल लगाओ, आप कोई भी मेथड अप्लाई करो, ठीक है, डन। आगे बढ़े नेक्स्ट MCQ पर। स्टेट क्वेश्चन में अब उन्होंने क्या बोला है, देखो वो जो आपकी टेबल है ना आपकी 3rd चैप्टर की, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको अच्छे से समझ के कर लीजिएगा क्योंकि उस पर आपका 1 मार्क क्वेश्चन भी बनना है, 3 मार्क क्वेश्चन भी बनना है और आपका 5 मार्क क्वेश्चन भी बनना है, ठीक है। तो आपके पास क्या है, इफ़ अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इज कंसिस्टेंट। देखो अब उन्होंने कहा है, अब अगर आपके पास वो टेबल है तो एक बार वो टेबल फटाफट से खोल करके देखो कि अगर लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशन कंसिस्टेंट होती है तो लाइंस कैसी होती हैं, लाइंस रिप्रेजेंटेड बाय देम आर कैसी होती हैं, पैरेलल होती हैं, नहीं होती। कंसिस्टेंट कब होती है, जब कंसिस्टेंट की कंडीशन कब होती है, या तो लाइंस हमारी इंटरसेक्टिंग हो या फिर लाइंस हमारी कैसी हो, कोइंसिडेंट हो, ठीक है। 2 कंडीशंस होती है, या तो इंटरसेक्टिंग या फिर कोइंसिडेंट। देखो मैं और की बात कर रही हूँ, मतलब या ये हो या ये हो, दोनों ही केसेस में कैसी होती हैं, कंसिस्टेंट होती हैं। लेकिन 3rd ऑप्शन में उन्होंने क्या बोला है, ऑलवेज कंसिस्टेंट और ऑलवेज इंटरसेक्टिंग। इसका मतलब है कि हमेशा जब कोइंसिडेंट होंगी तभी कंसिस्टेंट होगी, मतलब सिर्फ एक ही केस है ऐसा कि जब कोइंसिडेंट होंगी तभी लाइंस कंसिस्टेंट हो सकती हैं। क्या ऐसा है, नहीं है, क्योंकि या तो कोइंसिडेंट हो या फिर इंटरसेक्टिंग हो, दोनों में से कोई भी केस हो तो लाइंस कैसी होंगी, कंसिस्टेंट होंगी। सिर्फ एक ही पर्टिकुलर केस के लिए कंसिस्टेंट नहीं होती, कंसिस्टेंट कितने केसेस के लिए होती हैं, 2 केसेस के लिए। 3rd और 4th ऑप्शन में उन्होंने बात की है कि सिर्फ एक ही ऐसा केस है, जबकि कितने केस हैं ऐसे, टोटल 2 केस हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा करेक्ट इसका, बी, राइट। आगे बढ़ते हैं इसके 9th MCQ पर। तो नेक्स्ट हमारे पास क्या है, 9th क्वेश्चन में, द पेयर ऑफ द इक्वेशंस दिस एंड दिस आर हैव यूनिक सॉल्यूशन। और हमारे पास हमें बताना है कि इन दोनों पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस के पास यूनिक सॉल्यूशन है, एग्जैक्टली 2 सॉल्यूशंस हैं, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस है, या फिर हमारे पास नो सॉल्यूशंस है, ठीक है। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन होता है तो हम कैसे बताते हैं, हम रेशियोज कंपेयर करते हैं, A1/A2, B1/B2 एंड C1/C2, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या होता है, A1x + B1y + C1 = 0 होता है, और ये वाला क्या होता है सेकेंड इक्वेशन में से, A2x + B2y + C2 = 0।
स्टैंडर्ड फॉर्म होती है हमारी ये, ठीक है, सीखी हुई है हमने अच्छे से ये। अब यहाँ से a1 कितना दिख रहा है आपको, क्योंकि x का कोफिशिएंट यहाँ a1 है, यहाँ 9 है, तो a1 की वैल्यू कितनी हो गई हमारी 9। a2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ से 18। इसी तरह से b1 कितना है हमारा, b1 है हमारा 3, और b2 कितना है हमारा, b2 है हमारा 6, डिवाइड बाय c1 कितना है हमारा, c1 है हमारा 12, एंड डिवाइड बाय c2 कितना है हमारा 26 है, ठीक है। कैंसिल आउट कर लो, 9 2 सा 18, 3 2 सा 6, और ये हमारा जो है ये हमारा कैंसिल आउट होके कितना आएगा 6/13। सो मीन्स हमारे पास क्या आया, a1/a2 b1/b2 इक्वल है, बट दिस इज नॉट इक्वल टू c1/c2। फिर से आपको उसी टेबल पर जंप करना पड़ेगा, जो टेबल मैं आपको समझा रही हूँ कि इस चैप्टर की सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है वो टेबल, ठीक है। उस टेबल में अगर आप देखोगे तो ये कंडीशन कब होती है, ये अगर ये कंडीशन होती है कि दोनों लाइंस का फर्स्ट 2 रेशियोज इक्वल हैं और थर्ड रेशियो इक्वल नहीं है, तो लाइंस कैसी होती हैं, पैरेलल लाइंस होती हैं, और पैरेलल लाइंस में हमारे पास क्या होता है, नो सॉल्यूशन, ठीक है। ये जितने भी क्वेश्चंस मैं आपको करवा रही हूँ ये एग्जैक्ट आपके लास्ट ईयर के एग्जाम्स में आए हुए हैं, राइट। कुछ क्वेश्चंस की मैंने स्टेटमेंट को थोड़ा बहुत चेंज किया है, बिकॉज वो क्वेश्चंस आपके बहुत ज़्यादा रिपीटेड हैं, सेम कॉन्सेप्ट पर अलग अलग स्टेटमेंट के साथ आपके पास एग्जाम्स में ये क्वेश्चंस आए हुए हैं, ठीक है। नेक्स्ट, आज का इस वीडियो का लास्ट MCQ करेंगे। सो देखो, आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन अगेन टेबल पर बेस्ड क्वेश्चन है। MCQ तो आपके पास टेबल बेस्ड ही आने वाला है क्वेश्चन, ठीक है। तो अगर आपको MCQ निकालना है इस चैप्टर का तो आपको टेबल अच्छे से आनी चाहिए, राइट। सो क्या है, द वैल्यू ऑफ C फॉर विच द पेयर ऑफ इक्वेशंस, ये दोनों पेयर ऑफ इक्वेशंस दी हैं, विल हैव इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस। इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस होंगे। इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस कब होते हैं, टेबल में से चेकआउट करो, जब हमारे पास a1/a2 किसके इक्वल होता है, b1/b2 दिस इज इक्वल टू c1/c2। जब ये तीनों रेशियोज हमारी इक्वल होती हैं तो हमारे पास कैसे होते हैं, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। फिर से वही चीज़ है, फर्स्ट इक्वेशन में x का कोफिशिएंट क्या होता है, c a1, सेकेंड इक्वेशन में x का कोफिशिएंट क्या होता है, a2, देन ये वाली वैल्यू क्या आएगी, b1 कितना आएगा, -1, क्योंकि देखो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, मतलब ये जो है ना ये साइन अपोजिट है, इस वजह से यहाँ से b1 की वैल्यू कितनी आई है, -1 आई है, ठीक है। b2 कितना है, b2 भी फिर वही चीज़, b2 कितना हो जाएगा, -2। अब c1 कितना दिख रहा है आपको, c1 है आपका 2, और c2 भी कितना है आपका 3 है। सो माइनस से माइनस साइन कैंसिल आउट हो गया। सो अब आपके पास क्या है, ये तीनों रेशियोज क्योंकि इक्वल हैं, ठीक है। सो 2 3 6, सो c की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, c विल बी इक्वल टू 3, ठीक है। जब हमने फर्स्ट 2 रेशियोज को कंपेयर किया तो आंसर आया c इज इक्वल टू 3। अब ऐसे ही अगर हम फर्स्ट और लास्ट रेशियो को कंपेयर करें तो c की वैल्यू कितनी आएगी, 3 2 6, एंड ये 2 इधर जा करके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो c की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 4 आ गई। अब c की 2 डिफरेंट वैल्यूज़ आ गई जो कि पॉसिबल नहीं है, क्यों, क्योंकि एक इक्वेशन बनानी है तो c की वैल्यू तो एक ही रखनी पड़ेगी ना, यहाँ पे 2 अलग अलग वैल्यूज़ तो नहीं हो सकती। तो इसीलिए इस क्वेश्चन में जो आंसर है वो 3 नहीं है, करेक्ट आपका क्या है, नो वैल्यू। मतलब जो हमें गिवन इक्वेशंस हैं उनमें ऐसी c की कोई वैल्यू नहीं हो सकती कि दोनों लीनियर इक्वेशंस का क्या हो, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस हों, ठीक है जी। सो इस वीडियो के लिए इतना ही। टोटल हमने फर्स्ट 3 चैप्टर्स के इम्पॉर्टेंट MCQs कवर अप किए जो हमारे सेम कॉन्सेप्ट पर रिपीटेड क्वेश्चंस थे, ठीक है। सो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे केस बेस्ड क्वेश्चंस। सो इफ़ यू फाइंड माई दिस वीडियो यूजफुल फॉर यू देन प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर माई वीडियो एंड डू सब्सक्राइब टू द चैनल इफ़ यू आर न्यू टू द चैनल। थैंक यू।